होमवर्क था ना। कल हमने आपको परिवहन समझाया था और होमवर्क भी किया था कि आप लोग परिवहन को एक बार घर से करके आइएगा। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे परिवहन पर। बिहार में वन और अभयारण्य की क्या स्थिति है? वन और अभयारण्य की क्या स्थिति है, थोड़ा सा बात करेंगे इसी पर कि बिहार में वनों का और अभयारण्य को लेकर के क्या स्थिति है। यहाँ वन की क्या मात्रा है? देखो, अभी जिस वन रिपोर्ट को हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा वन रिपोर्ट होगा? हाँ, 17वीं रिपोर्ट होगा, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, IFSR सर्वे रिपोर्ट, IFSR 2021 को पढ़ेंगे। और ये 2021 वाला रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट है? हाँ, ये अपने क्रम का 17वीं रिपोर्ट है। ये अपने क्रम का 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 पढ़ना है। और 2021 ये क्रम के कौन सा 17वां रिपोर्ट है, 17वां रिपोर्ट है। इसे जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो भारतीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, एक ही में है, जलवायु मंत्रालय। यही इस रिपोर्ट को जारी करता है, नोडल मंत्रालय है। इसके मंत्री कौन है अभी? हाँ, इसके मंत्री हैं अभी भूपेंद्र यादव। इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, हालांकि 18वीं लोकसभा का चुनाव समाप्ति के कगार पर है। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, संभावना रहेगी कि मंत्री पक्का बदलेंगे, है कि नहीं है? हाँ, हमने जैसे भी हो, अभी मत समझिएगा कि अपोजिट वाले की ही सरकार बनेगी तो बदलेंगे, उनकी भी बनती है तो बदल जाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन संभावना है कि पक्का बदलेंगे। अब बदलना भी चाहिए। ठीक है, बदलना भी चाहिए। इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, 17वीं रिपोर्ट है। हाँ, एक चीज और पूछता है कि पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? हाँ, 1987 में, 1987 में पहली रिपोर्ट जारी की गई थी, 1987 में, 1987 में। और ये जो रिपोर्ट आता है, यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट है? द्विवार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट नहीं है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष यह रिपोर्ट आता है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसका सर्वे कौन करता है? सर्वे के लिए उत्तरदायी संस्था कौन है? सब क्वेश्चन तो इतना ही में लिख दिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग इसका सर्वे करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? देहरादून में। इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है देहरादून में। मुख्यालय देहरादून में ही है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय देहरादून में है।
लिख लीजिए, सब बातों को लिखे एक एक करके। बिहार के संदर्भ में हम लोग फॉरेस्ट और यहाँ के जितने भी अभ्यारण्य हैं उस पर बात कर रहे थे। इसको भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का अध्ययन करना है, जो 17वीं रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, मंत्रालय कौन है, तो भारतीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। 1987 में पहली रिपोर्ट आई थी, द्विवार्षिक रिपोर्ट होता है। इस सर्वे को भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। मुख्यालय इसका देहरादून है। मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। आए द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार, साल में 2 बार नहीं, 2 साल में एक बार। अब 21 का आया है, 24 चल रहा है, अभी नया वाला नहीं आया। नया वाला को 23 में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया और लेट होने का कारण है चुनाव। ये सब लोग पड़े हुए हैं चुनाव पर। काश चुनाव की तरह एग्जाम भी हो जाता, इस देश का काया पलट हो जाता। सच बोलते हैं कि जैसे आज चुनाव प्रशासन विधि व्यवस्था चुनाव के समय एक्टिव है, इतना एक्टिव अगर एग्जाम के समय होती तो इस देश का काया पलट हो जाता और किसी को 5 किलो राशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब लोग कमा लेते। केवल एग्जाम सुधार दो भाई। लेकिन एग्जाम का क्या है, अभी भी मैंने एग्जैक्ट हम लोगों को भी पता नहीं है कि टीचर वाला एग्जाम होगा कब। एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं है, जून लास्ट में होगा कि जुलाई में होगा, ये गारंटी नहीं कर सकते हो। अब तो कुछ कुछ खबरें मिल रहे हैं कि 10 जुलाई को होगा। हम ये कर क्या रहे हो, और 10 जुलाई को ये ले रहे हो और अगस्त में जाकर के फेज 4 ले रहे हो, फिर तो बच्चों पर शोषण ही हो गया। नहीं, ये रिपोर्ट नहीं है, तो सूत्रों के हवाले से पता चला है। आए? नहीं, आए? देखिए तो लेकिन आए, हाँ बताओ बताओ, हमसे पूछो। सर्वे विभाग है, सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। ठीक है, चलिए। बिहार किस प्रकार का प्रदेश है, बिहार किस प्रकार का प्रदेश है सर जलवायु में? देखो, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, लेकिन हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है। हम लोग का ज्योग्राफिकल रूप से कहाँ है, उपोष्ण में है, लेकिन पाई क्या जाती है, देख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु प्रदेश में है बिहार। उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु प्रदेश में है। पिंटू जी, आप लोगों ने घर पे पढ़ा कि नहीं परिवहन को, ट्रांसपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन पढ़े हो तो एक बार बताओ, यस नो करो, ठीक है। जलवायु प्रदेश है, जी हाँ, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु प्रदेश है, जलवायु प्रदेश है। और यही कारण है कि यहाँ 2 प्रकार के वन मिलते हैं। अगर ऐसे देखोगे तो उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु क्षेत्रों में कौन सा वन मिलेगा, सदाबहार वन यहाँ मिलेगा, बहुत मार खाइएगा, पतझड़ वन, इसी को बोलते हैं मॉनसूनी वन या उष्ण कटिबंधीय वन। ये 3-4 नाम आपको जब वन पढ़ाए होंगे तो लिखाए होंगे, और शायद पढ़ाए हैं, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम करवा देंगे क्लियर पिंटू जी, चिंता नहीं करिए। चलिए सुनो, बिहार में वन जो पाए जाते हैं इसको पर्णपाती वन बोला जाता है। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, या इसी को बोलते हैं मॉनसूनी वन, मॉनसूनी वन,
या इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है? एक होता है शुष्क पर्णपाती और एक होता है आर्द्र पर्णपाती। एक तरफ होता है मेरे भाई शुष्क पर्णपाती, एक तरफ है शुष्क पर्णपाती और दूसरे तरफ है आर्द्र पर्णपाती। एक तरफ है शुष्क पर्णपाती और दूसरे तरफ आर्द्र पर्णपाती। शुष्क और आर्द्र होता है, जी हाँ, शुष्क और आर्द्र होता है। शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। बिहार के वनों को भी दो भागों में बांटा गया, एक शुष्क पर्णपाती वन है और दूसरा आर्द्र पर्णपाती वन है। दिक्कत है? शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती दोनों में मूल अंतर क्या है? तो वर्षा का अंतर है। जहां वर्षा 120 सीएम से लेकर के और 200 सीएम तक हो, 120 से 200 सीएम तक वर्षा हो, वहां होता है आर्द्र पर्णपाती वन। 120 से लेकर के 200 सीएम तक वर्षा हो, आर्द्र पर्णपाती वन। और जहां 120 सीएम से 120 सीएम से वहीं कम वर्षा हो, तो 120 सीएम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो मिलेगा, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। दिक्कत है? नहीं है? ठीक है सब लोग? चलिए अब इसमें देखना, मानसूनी ये आर्द्र पर्णपाती वन किन क्षेत्रों में मिलते हैं? तो ये सामान्यतः तराई क्षेत्र में मिलेंगे, सामान्यतः तराई क्षेत्र में मिलेंगे। तराई क्षेत्र अब पकड़ लीजिए, अगर जिला हम नहीं भी लिखवाते हैं तो भी पकड़ा जाएगा कि नहीं? पकड़ा जाएगा कि तराई क्षेत्र यहाँ पश्चिमी चंपारण पकड़ना है, लेकिन पूर्वी चंपारण में वन नहीं है, पूर्वी चंपारण में नहीं है। फिर सीतामढ़ी चलोगे तो नहीं है, सुपौल में नहीं है, मिलेगा कहाँ? अररिया में और मिलेगा किशनगंज में। कहानी खत्म। याद नहीं करना है, चिंतन करना है। और दिमाग नहीं चलता होगा तो बोलना, हमको दीवार में रगड़ देंगे, चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, जिसका नहीं चलेगा उसका कौन उपाय है? दीवार में रगड़ देंगे। अब इसमें जंग वोग लगा होगा, वो ठीक ठाक हो जाएगा। बचपन में भगवान से मिला है कि नहीं कोई? हाँ, ऐसे ऐसे करके, हाँ, 108 बार खींच के अब पता चला मिली है कितना बार। हाँ चलिए, ये बहुत बार इन्होंने दर्शन किया है। आए? कैसा आदमी है ये? चलो ठीक है। ये कौन बाबा है रे? हाँ चलिए, छोड़िए, हटाइए। ये आदर पर्णपाती वन, हाँ, तो भगवान से भेंट करा देंगे सबको। आए? ये मॉनसूनी होता है, सीजनल होता है। वही तो यहाँ सीजनल फॉरेस्ट मिलते हैं, मॉनसूनी मिलता है, उसी को पर्णपाती बोलते हैं। ट्रॉपिकल, जी हाँ, ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और बताइए, चलिए सुनिए। अब ये तराई क्षेत्र वाले कहां कहां मिलेंगे? तो ये मिलेगा पश्चिमी चंपारण में होगा, पश्चिमी चंपारण में है, अररिया में है, और कहा? किशनगंज में है। एक और डिस्ट्रिक्ट है, हाँ जी हाँ, पूर्णिया में है। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा वन इस प्रकार का मिलेगा पूर्णिया में। चार याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में। किशनगंज और पूर्णिया में किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं वहां? साल, शीशम, सेमल और खैर का। साल, शीशम, वृक्ष लिख लो, साल, जी हाँ, उसी में आर्द्र पर्णपाती में कौन वृक्ष मिलेगा प्रधान रूप से? तो साल मिलेगा। साल सुने हो? सतसाल, बहुत कीमती एक लकड़ी होता है सतसाल। इमारती लकड़ी है, फर्नीचर में काम आता है, और जिसको पैसा नहीं खपता है ना, वो सब वो काम करता है, उसी का जो है खपाने के शुरू करता है। चलो ठीक है, साल, शीशम, सेमल, सेमल भी मिलता है। सेमल, सेमल देखा है? नहीं देखे हैं? सेमर, और कांटवा वाला पौधा होता है, सेमर का फूल लाले लाल। हाँ, कभी बनता है?
सबसे बड़ा उसका उपयोग है प्लाईवुड में। सेमल का उपयोग कहाँ है? प्लाईवुड में है। और सेमल का तो अब कमर्शियल एग्रीकल्चर भी हो रहा है, वाणिज्यिक कृषि भी कर रहे हैं सेमल का। अब तो हाइब्रिड सेमल आ गया जिसमें कांटा भी नहीं होता है, बिना कांटा का होता है। चलो ठीक है, सेमल भी हो गया। खैर भी इधर मिलता है। खैरा गांव में क्या बोलते हैं इसको? खैरा। खैर भी मिलता है जी हाँ। इधर शुष्क पर्णपाती में लिख लेना, एक इधर मिलेगा शुष्क पर्णपाती वाला। इसका क्षेत्र कौन सा होगा? तो कैमूर में, रोहतास में ज्यादा है। सघन वाले क्षेत्रों को बस लिख देते हैं। कैमूर में, रोहतास में, निश्चित रूप से गया में भी, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, ये सब में 2-4 को नाम लिख लो। औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा और बांका। शेखपुरा और बांका, शेखपुरा और बांका में। कमोबेश वृक्ष की वही स्थिति है जो उधर है, इधर भी है। शीशम इधर भी है, शीशम इधर भी है। उसके बाद सेमल उधर भी है, सेमल इधर भी है, खैरा भी है, आंवला भी है, आम भी है, सब मिलते रहते हैं। ये वृक्ष पर ज्यादा आपको नहीं चलना है, ठीक है। जो बड़ी काम की बातें हैं इस टॉपिक से जोड़ करके, वो है क्षेत्र को लेकर के और क्षेत्रफल को लेकर के, क्षेत्रफल को लेकर के, ठीक है। पहले थोड़ा सा भारतीय संदर्भ में इस क्षेत्रफल को समझ लेना, ताकि भारत पढ़ाने की हमें अलग से जरूरत न पड़े। भारतीय संदर्भ में एक बार इसको पढ़ लेना है, भारतीय संदर्भ में एक बार देख लो, ठीक है। सेमर, सेमर, सीमर मतलब सेमर, सेमल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए, भारतीय क्षेत्रफल में क्या हालात है? तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत अभी वन्य क्षेत्र है? 1 प्लस वृक्षादन 24.62%, 62%। इसमें से केवल वन अगर देखोगे ना तो 21.71% है, केवल वन है 21.71। और वो वृक्ष वाला क्षेत्र जानते हैं किसको बोलते हैं? वृक्षादन लिखा होगा कि जहां वृक्ष मिनिमम 1 हेक्टेयर में हो उसको काउंट कर लिया जाता है। बगीचा किसी का भी हो उसे काउंट कर लिया जाएगा वृक्षादन के क्षेत्रों में, और उसे कार्बन सिंक के रूप में देखा जाता है। अभी नहीं कि कहो को वृक्ष है तो उसको कैसे काउंट करेंगे? कम से कम कितना होना चाहिए? 1 हेक्टेयर होना चाहिए, तब उसका काउंट होगा। और ये चीज तो हम कहते हैं कि सरकार को वृक्षादन वाला को तुरंत हटाना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि जितनी भी बेलगान भूमि है या बेनामी संपत्ति है वो सब इसी में है, खास करके बिहार में। ये इसलिए भी कि जब बिहार में हदबंदी शुरू हुआ, हदबंदी, हदबंदी नाम सुने? चकबंदी, हदबंदी, ये सब नहीं सुने? सुने ही नहीं? सुनो, चकबंदी क्या है कि भूमि के छोटा छोटा टुकड़ा को जो अलग अलग क्षेत्रों में आपका फैला हुआ है ना, इसको एक साथ बना देना, ये चकबंदी है, ये चकबंदी है। इससे लाभ क्या होता कि लोगों को लागत कम लगता, लागत कम होता, साथ ही इसमें साइंटिफिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। हम नई तकनीकों का प्रयोग कर पाएंगे, नई नई तकनीकों के साथ साथ यहाँ कृषि आसान हो जाएगी और ज़्यादा बेहतर जो है उत्पादक क्षेत्र बन जाएगा। चकबंदी में, चकबंदी सफल रहा कहाँ? पंजाब में चकबंदी सफल है, हरियाणा में चकबंदी सफल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ सफल है। बिहार में चकबंदी फ्लॉप मार दिया। हाँ, कभी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ कहिएगा, हमारे यहाँ सॉइल डाइवर्सिटी है सर। सॉइल डाइवर्सिटी के साथ साथ लैंड डाइवर्सिटी है, भूमि में विविधता है, भूमि विविधता है। रुको, भूमि में विविधता है। कहीं एकदम खादर मृदा है जो अति उपजाऊ है, कहीं बांगर है, कहीं चौर है,
कहीं मन है, कहीं बलुआ है। अब कोई अपना भूमि बदल के किसी एक क्षेत्र में जाना चाहेगा? अब तो 2 गो भाई है ना गौवा में, तो वो नहीं चाहता है कि जमीन चकबंदी में रहे। क्या कहता है कि जमीन कौन लफड़ा है, जहां जहां है वहां आधा आधा लगा दो। हाँ, माने एक है उसका 2 टुकड़ा कर दो। ये मूल मूल समस्या रही है भारत में कि यहाँ चकबंदी नहीं हो पाया। ये चकबंदी है। हदबंदी क्या है? कि भूमि की एक निश्चित सीमा को सुनिश्चित करना, एक निश्चित सीमा को सुनिश्चित करना। तो जब हदबंदी लागू हुआ ना, तो जितने भी जमींदार परिवार के लोग थे, एस्टेट टाइप के लोग थे, वो जमींदार परिवार के लोग अपने भूमि में वृक्ष लगवा दिए। क्यों? क्योंकि वृक्षादन वाला भूमि ये हदबंदी से बाहर रखा गया था। और यही कारण है कि आप जितने जमींदार हैं उनको कुछ देखो या ना देखो, बगीचा जरूर देखोगे। पता चलता है कि गांव में एक बगल वाले हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, उनका 500 बीघा का बगीचा है। हम कहते चोर है। हाँ, सच्चाई है। वो सब चोर टाइप का आदमी है। क्यों चोर टाइप का आदमी है भाई? क्योंकि ये हदबंदी में सेलिंग से बचने के लिए ना उसने ऐसा कर दिया। अगर सेलिंग नहीं किया होता तो क्या होता? उसकी जमीन सरकार ले ली होती, हदबंदी उस पर लग गया होता। दूसरा कि बेनामी संपत्ति का प्रचलन आ गया। पहले रजिस्ट्री में ना आधार कार्ड लगता था ना फोटो लगता था। ये बात जानते हैं? बड़ा बड़ा आदमी के घर रजिस्ट्रारे जाके बैठ जाता था कि बताइए सर किधर किधर क्या क्या करना है। हाँ, बस सादे पेपर पर अंगूठा मार करके लिखवा लेता था। तो उस समय जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ? बिल्ली कुमारी, कुत्ता कुमार, सियार, इन सब नामों पर पता चला 50 एकड़ 100 एकड़ भूमि है और रसीद आज कट रहा है। अब वो पकड़ाता ही नहीं है। खरीद बिक्री करिएगा तब ना पकड़ाएगा जी, वो बेचने जाएगा तब ना पकड़ाएगा। अब भूमि में ऐसा कहीं वेरिफिकेशन की बात है? आज तक कभी वेरिफिकेशन हुआ है कि हाँ किसके नाम से भूमि है, अगर मर गया तो दूसरे के नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए? एक उपाय है भारत में, जमीनी मामला को समाप्त करने के लिए सरकार एक कृषि विभाग का गठन करे, एक कृषि विभाग का गठन करे। और जैसे नियम है हर एक मामले पर, या आप मर गए तो पेंशन बंद हो जाता है, सारी सुविधाएं बंद कर देते हो, तो वैसे ही सरकार की जिम्मेवारी बने कि जैसे ही कोई व्यक्ति मरे उसके नाम पर जितनी संपत्ति है उसके वालिदों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। हाँ, सब करंट में बना रहेगा। क्या दिक्कत है? अब मतलब उतना फेयर नहीं है जितना मैं बता रहा हूं। अभी वाला भी फेयर नहीं है। फेयर वही होगा कि तुरंत उनके वालिद के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहां एक समस्या क्या फंसेगा? भारत में सबसे बड़ी जटिल चीज क्या है? भूमि समस्या। ये कभी खत्म नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहां अब तो कहा गया कि सर देखिए महिलाएं भी पिता के संपत्ति में बराबर के भागीदार हैं। अब जैसे ट्रांसफर होगा पता चलेगा महिलाओं के नाम पर ट्रांसफर होने लगा, खतरा बढ़ जाएगा कि नहीं? और यदि अभिभावक चाह दे तो अभी भी महिलाओं को एक धूर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कानून इतना लोच है। महिला सब देखते हैं कि एकदम फूल करके घूम रही है गांव में, और आधा हिस्सा है, हम कहते आधा सुई के नोक नहीं मिलेगा। कानून का दोष है, क्योंकि एक नियम है इसमें। अब मैं महिलाओं के विपक्ष नहीं हूं, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। उसमें संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया। हाँ, बहुत सम्मान करते हैं कि नहीं? सुनो, संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक विरासत और दूसरा अर्जित। एक विरासत और दूसरा अर्जित। तो ये विरासत की संपत्ति में भागीदार हैं आप। अर्जित संपत्ति में जिसने अर्जन किया है वो अपने जीवन में वो जानता है कि ये संपत्ति किसको दे सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। तो क्या करेगा वो बेचारा? देखेगा कि परेशान हो रहे हैं तो विरासत वालों को बेचना शुरू करेगा। हाँ, गिफ्ट दे देगा, बेच देगा, कुछ नहीं होगा। वही तो है, पहला प्राथमिकता उसी को है। तो बहुत लोच है। तो सब महिला सबसे हम कहते हैं कि भाई डेढ़वा धमका के काम चला लो,
कोर्ट में पहुंचने का कोशिश मत करना, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाता है, होता है कि नहीं, बहुत तकलीफें आ जाती है। और भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये तो आप पॉलिटी में पढ़े होंगे कि भारत के संविधान को क्या कहा गया, वकीलों का स्वर्ग है। यहाँ कोई भी बाहर हो सकता है, पैसा होना चाहिए। अभी देख रहे हो हिट एंड रन का मामला पुणे में चल रहा है। अफसोस से उस जज पर लानत आती है जिसने कहा कि एक एक्सीडेंट पर निबंध लिखो, तुमको हम बेल दे देते हैं। अरे दो दो आदमी को मर्डर करके आया, अब तुम एगो निबंध लिखवा के बेल दे दिया। हाँ हाँ, बेल देना तो जज के स्वविवेक पर है ना। ये बहुत अफसोस है वहां पर। छोड़िए, हटाइए, आइए यहाँ पर। तो हम लोग कहाँ थे भाई, अभी ये छूट गया, छोड़ो हटा। भारत में जो वन है 24.62 है, दोनों मिलाकर के वन केवल इतना है। स्टेट में सबसे ज्यादा कहाँ है, राज्य में, राज्य में, और राज्य में सबसे ज्यादा कहाँ है, राज्य में दो चीज लिख लेना है, एक तो क्षेत्रफल में लिख लीजिए और दूसरा प्रतिशत में लिख लीजिए। तो क्षेत्रफल में है मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल में है मध्य प्रदेश में, जबकि प्रतिशत में है मिजोरम में, प्रतिशत में है मिजोरम में है। क्षेत्रफल में है मध्य प्रदेश में और प्रतिशत में है मिजोरम में। क्षेत्रफल में है मध्य प्रदेश में, आप प्रतिशत कहाँ है, मिजोरम में है। बहुत है, 84% है ना, ना 50%। उसका एक डाटा होगा 6000 अप्रॉक्स कुछ किलोमीटर है, एक बार देखिएगा उसको। मध्य प्रदेश में 6000 अप्रॉक्स किलोमीटर के लगभग में वन है। अब वहाँ ज़्यादा चलना नहीं है, ये एरिया में ज़्यादा है। अब मिजोरम में 84% है, मिजोरम में 84% है। यहाँ 84.4% अप्रॉक्स है, केवल 84 ही नहीं है, यहाँ है। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर मणिपुर आता है। हाँ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मेघालय, मेघालय के बाद कौन सा, मणिपुर आता है। बिहार में वन कितना है क्षेत्रफल वगैरह के हिसाब से, निश्चित रूप से थोड़ा और ठीक करिए ना, ना थोड़ा गड़बड़ कर दिए। बिहार में क्या है, बिहार में 7.74% है, 7.74% है, ये एग्जैक्ट है, या 7.84% है, 74 भी नहीं, 84% है, 7.84% है। बिहार में वन क्षेत्र, नया वाला डाटा ये है, पुराना डाटा था जो 2019 वाला, उसका है 6.9 अप्रॉक्स%। इसका अच्छा एक बार देख लीजिए गूगल करके, 7.84% है। हाँ 84% है, 84% है। दशमलव वाला छोड़े थे उसको आगे बढ़ा दिए हैं। अच्छा क्षेत्रफल में कितना है हम लोग यहाँ जी, 73-80 ना, क्षेत्रफल में 73-80। ये पीआईबी से हमने इस डाटा को लिखा है, पीआईबी से डाटा को हमने लिखा है, और पीआईबी ये एकदम लगभग ठीक ठाक देता है। पीआईबी से आपको भी अगर कुछ सर्च करना हो तो पीआईबी पर सर्च लिखिएगा, ठीक है। भारतीय प्रेस ब्यूरो, उसका डाटा बहुत एक्यूरेसी के साथ रहता है, तो पीआईबी सर्च करिएगा, वहाँ के डाटा पर नो डाउट, ठीक है। चलो, अब बिहार में वनों का क्षेत्रफल क्या है, तो 8380 इतना वर्ग किलोमीटर लिख लीजिए, इतना वर्ग किलोमीटर है। 7380, 8380 नहीं, 7380 है, 7380 है, 7380 है। दो तीन नाम मिलता होगा आप लोगों को। एक नाम मिलता होगा कि सघन वन, एक मिलता होगा मध्यम वन, एक खुला, फिर आगे झाड़ी वगैरह की भी चर्चा की जाती है। सघन, मध्यम वन, ये सब कुछ आइडिया है इसके बारे में, माने क्या उसका कोई मानक होगा ना। आखिर पश्चिमी चंपारण में है तो सघन, कैमूर में हो तो बिरल, ऐसा कुछ थोड़े है।
अरे कोई एक मानक होगा ना, कहेगा कि निम्न में से कौन सघन वन के बारे में सही है या गलत है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये ठीक है सबका? रुकिए, हाँ बात करेंगे उस पर। देखिए, ना ना ना, फिर गड़बड़ भटक रहा है सब। सघन वन, ये सघन वन किसको कहते हैं? मतलब इसको हाईली डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, हाईली डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। अति सघन वन, अति सघन वन, अति सघन वन, हाईली डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन, अति सघन वन, हाईली डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन। ये अति सघन वन कहते किसको है जी? हाँ, जहां 70% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हो, जहां 70% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हो, जहां 70% से अधिक क्षेत्र, जहां 70% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित, वनाच्छादित हो, जहां 70% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हो, उसे क्या बोला जाता है? अति सघन वन बोलेंगे। दूसरा मध्यम सघन वन, 70% समझ रहे हो ना? वैसा क्षेत्र जहां की भूमि पर लगभग 70% से ज्यादा अगर वृक्ष हो, उसे क्या कहोगे? अति सघन वन। याद रहेगा ना? अच्छा, एक डाटा और यहीं पे लगवा दें कि बिहार में ये कितने हैं, यही बात कवर कर देते हैं। बिहार में 333 वर्ग किलोमीटर है अति सघन वन। बिहार में 333 वर्ग किलोमीटर है, 333 वर्ग किलोमीटर है, 333 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण में, हाँ हाँ निश्चित रूप से लिख दे, इसमें क्या अकाट्य सत्य है। 333 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा होता है हाँ मध्यम सघन वन। छोड़ दीजिए, 333 को नहीं लिखिए, प्रतिशत में इसको मत जाइए। अब ये 333 को टोटल 7300 का कितना प्रतिशत है उसको नहीं निकालना है। क्या हो गया? एकदम नहीं जाना है वहां पर ना, नहीं जाना ही नहीं है, उन चीजों को मानक ही नहीं बनाना है। निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, आपके पास दोनों डाटा है कि 7380 टोटल है, उसका 333% में बताना है। 100 से करोगे इसका कोई फायदे नहीं है, कोई माने नहीं है। ठीक है, पीडीएफ बनवा दीजिए। किस चीज का पीडीएफ? चलो, दूसरा होता है मध्यम सघन वाला वन, मध्यम सघन वाला वन, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन। अब जो मध्यम सघन है वन है, ये कितना से कितना प्रतिशत? 40% से 70% तक है, 40% से 70% है, 40 से लेकर के 70% है। मध्यम सघन वन कितना से कितना है? 40 से 70 है। ये 3286 वर्ग किलोमीटर है, 3286 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, केवल बिहार में लिखा ही रहे हैं। 3286 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, 3286 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन 40 से 70% है, 3286 वर्ग किलोमीटर है। देखे थे? तीसरा है खुला वन, ये तो सब कैमूर वगैरह में पाया जाता है ना। हाँ, खुला वन लिखना है, हर क्षेत्रों में मिलेगा खुला वन भी। हाँ, खुला वन सुनिए, ये खुला वन क्या है? 40 से 10%, मतलब 10% से अधिक और 40 से कम, 40 से कम और 10% से अधिक, इसे ओपन फॉरेस्ट या खुला वन कहा जाता है। ओपन फॉरेस्ट कहते हैं या खुला वन कहा जाता है। 10% से अधिक लेकिन 40% से कम, क्या बोलते हैं इसको? ओपन फॉरेस्ट या खुला वन बोलते हैं। ये ठीक ठाक है, 3762 वर्ग किलोमीटर है। सब नया डाटा है, पुराना किताब से मिलाइएगा
तो भरी नहीं, भरी करेगा, ठीक है। 3762 वर्ग किलोमीटर है, 3762 वर्ग किलोमीटर है। एक होता है झाड़ियां जो 10% से कम हो, इसका कोई काउंट नहीं है। झाड़ियां जो 10% से कम हो, झाड़ियां जो 10% से कम हो, झाड़ियां जो कितना होना चाहिए, हाँ 10% से कम होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। आए, ये सब में देखो, वनों के बाहर के जो क्षेत्र है ना, वो खुला वन के रूप में आज भी विख्यात है। कोई भी सघन वन है, उस सघन वन के बाहर में जो वन होगा वो किसका उदाहरण होगा, खुला वन का उदाहरण होगा। बिहार में सबसे ज्यादा वन कहाँ, कैमूर में। सबसे सर्वाधिक कहाँ है, कैमूर में। कैमूर में 1051 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है कैमूर में। जब सबसे कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, शिवर सेकेंड नंबर पर है, नहीं शेखपुरा में सबसे कम है, शेखपुरा में। जी हाँ, 1051 वर्ग किलोमीटर सबसे कम शेखपुरा में है। पता है आपको 1.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे कम यही है शेखपुरा में। 1.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वह क्षेत्र है, शेखपुरा का क्षेत्र है, शेखपुरा में फैला हुआ है। आए, क्या बोले, क्या बोले मेरे भाई, शेखपुरा में सबसे कम है। सबसे ज्यादा कहाँ है, कैमूर पर। दूसरा ज्यादा सबसे कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। दूसरा ज्यादा ज्यादा कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। अब यहाँ 2-3 नाम आपके किताब में लिखा होगा, उसको एक बार देखना। चलो ठीक है, हटाए ना। वनों में एक और प्रकार दिया होगा, जैसे आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, ऐसा नाम देखते हैं क्या। सब लोगों को लिख लेने दीजिए। भाई घूम घूम के पढ़ रही है, हैं? एस्टेट दे रही थी, एस्टेट दे रही थी, नहीं क्यों, अच्छा एस्टेट पास हो, दोबारा नहीं दे सकते हैं, नहीं क्यों नहीं दे सकते, तो पास हो गए तो फिर क्या है, अब पास होने पर कोई पैसा नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। उसका तो पता नहीं है, हाँ इतना पता है कि सिविल वाला 30 सितंबर को होके रहेगा। हाँ वो तो कंफर्म है, ये सिविल वाला का डेट वेट नहीं बढ़ेगा। ये टीचर वाले को ये बहुत परेशान करके रख दिया है, लगातार परेशान है। और इस बार जो अगर डेट बढ़ा दिया ना फेज 3 का, तो 25% विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाएगा। बहुत मेहनत के बाद मोटिवेट होकर के पढ़ रहा है, और अगर 15-20 दिन और डेट बढ़ गया, हाँ तो डिमोटिवेशन, ये सीधी बात है, डिमोटिवेशन हो जाएगा। क्योंकि देखो इंसान, हम लोग इस दुनिया से गुजर के आए हैं ना, कि एक निश्चित सीमा तक मोटिवेट रहता है। जैसे ही वो सीमा क्रॉस करेगा, उस पर डिमोटिवेशन हावी हो जाएगा, और जब डिमोटिवेशन हो जाएगा तो कुछ भी करो है। आइए आगे बढ़ाइए। लिखना वनों के प्रकार, वनों के प्रकार, हाँ ऑल ओवर पूरे हर जगह चलेगा। वनों के प्रकार, अब वनों के प्रकार में एक होता है आरक्षित वन। एक कौन सा वन है, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन। आरक्षित वन होता क्या है सर, आरक्षित वन कहते किसको है, हाँ सुनिए, कहिए कि इसमें न तो लकड़ी काटने की अनुमति है और न पशु चराने की अनुमति है। सरकार इसको पूरा कंजर्वेटिव करके संरक्षित करके रखी हुई है। एक लाइन में लिखना है, इसमें पशुचारण
और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। लकड़ी काटने की अनुमति होती है, इसमें होती है, संरक्षित में नहीं होता है, आरक्षित में होता है। पशुचारण एवं लकड़ी काटने की अनुमति होती है, परंतु सूखी लकड़ियों को काट सकते हो, सूखी लकड़ियों को काटने की अनुमति होती है। अब जंगल में काटने की अनुमति नहीं है, ठीक है। पशुचारण हो सकता है। अब वन क्षेत्रों में जब आप जाओगे ना, तो वन क्षेत्रों में एक सबसे अंदर में संरक्षित क्षेत्र है और उसके बाहर में आरक्षित क्षेत्र है, लगभग वनों में है। तो जहां ये आरक्षित क्षेत्र है वहां तक आप पशु चरा सकते हो, वहां तक आप लकड़ियों को अपने उपयोग के लिए सूखी लकड़ियों को काट सकते हो। ये चीजें जो है अनुमति है आपको। और लकड़ी में भी टहनी को, पत्ते को, इसी को काटने का अनुमति होता है सामान्यतः जलावन वगैरह के लिए। जी हाँ। अब दूसरा है संरक्षित क्षेत्र। ये संरक्षित क्षेत्र में न तो आप लकड़ी काट सकते हैं और न पशु चरा सकते हैं। लिखिए एक लाइन में, इसमें पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। इसमें पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। इसमें पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होता है। इसमें पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अवर्गीकृत वन। ग्रामीण नहीं, अवर्गीकृत वन, कंजर्वेटिव। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन मतलब देखिए इस पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अवर्गित जो है अवर्गीकृत वनों पर क्या होता है, सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कहानी खत्म। यही तो वनों के प्रकार होते हैं। हाँ हाँ, खूब कर सकते हो। चलिए, वन संपदा कितने प्रकार का होता है? वन संपदा कितने प्रकार का होता है? एक शब्द मिलता है बार बार, वन संपदा। तो वन संपदा दो प्रकार का होता है। एक तो मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है। एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी वन संपदा क्या है? वनों की वन संपदा सीधे वन से मतलब है तो लकड़ी होता है। और दूसरा सेकेंडरी यानी गौण क्या होता है, तो लकड़ी को छोड़ के अन्य जितने भी मिले वो सब गौण में आ जाता है। दिक्कत है? अब अगर पूछ दे कि निम्न में से कौन गौण वन संपदा का उदाहरण है, फल दे दे, पशु दे दे, चारागाह दे दे, तो ये सब क्या रहेगा, गौण है। लकड़ी दे दे, प्राइमरी में चला जाएगा। मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो यहां से बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। लिख लो एक लाइन में, वेल्थ संपदा, वेल्थ, ठीक है। लिखिए वन संपदा। वन संपदा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। वन संपदा को कितने भागों में? हाँ, दो भागों में विभाजित किया गया है। वन संपदा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है लकड़ी संबंधी वन, लकड़ी संबंधी संपदा
हाँ, 1 नंबर में लकड़ी संबंधी संपदा, लकड़ी संबंधी संपदा जिसे प्राथमिक संपदा कहा जाता है या मुख्य संपदा कहा जाता है। प्राथमिक या मुख्य संपदा कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करो, लकड़ी को छोड़कर, हाँ आगे में, लकड़ी को छोड़कर अन्य सभी को, लकड़ी को छोड़कर अन्य सभी को गौण संपदा कहा गया है। अन्य सभी को गौण संपदा कहा गया है। ठीक है, एक काम करिएगा, एक तरफ लिखना अभ्यारण्य और दूसरे तरफ जिला, एक तरफ अभ्यारण्य और दूसरे तरफ जिला। एक तरफ अभ्यारण्य और दूसरे तरफ जिला। क्यों थोड़ा करा दे रहे हैं? क्योंकि आईएफएसआर रिपोर्ट में जब वनों को काउंट करते हैं तो उसमें अभ्यारण्य को भी काउंट किया जाता है, अभ्यारण्य को भी काउंट किया जाता है। ठीक है, बिहार वाले संदर्भ में एक लिस्ट कर लेना है, 2 मिनट में लगेगा। एक बढ़िया लिस्ट कर लो कि जैसे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, हाँ लिखते जाए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में? गया में। यहाँ वो कौन कौन सा, लोमड़ी, नीलगाय, ये सब जीव पाया जाता है, छोटा छोटा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में। ठीक है, शेर जिला तो एक ही को है, नहीं है? हाँ, भगवा जिला, बाघ पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। हाँ। ऐसे ही लोग तुलना करके बोल देता है। हाँ, चलो सुनो, हटाओ। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में, बहुत अच्छी बात है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में। भीम बांध कहाँ? मुंगेर में। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। भीम बांध मुंगेर में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? पश्चिमी चंपारण में, 73 में। ठीक है, हाँ कब हुआ है? अच्छा, एक बार देख लीजिएगा, वो चीज ध्यान नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना पूछ लिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। कांवरताल झील, की राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। नाम के साथ कर लेते हैं। कुशेश्वर को, कुशेश्वर दरभंगा में। कांवरताल बेगूसराय में, कांवरताल बेगूसराय में, जी हाँ, कांवरताल बेगूसराय में। नकटी जमुई में, नकटी पक्षी अभ्यारण्य भी है जमुई में, निश्चित रूप से। हाँ, नेकी, नेकी, नकटी ही उसको ज्यादा फेमस नाम है। नकटी ही ज्यादा फेमस है, वो डैम है, बांध है। चलिए आगे लिख लेना, कैमूर अभ्यारण्य जमुई। नकटी है जमुई में, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में। यह तो लड़का फंसेगा। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में, डिस्ट्रिक्ट रोहतास है और नाम कैमूर है उसका। ठीक है, हाँ आगे बढ़िए। पंत अभ्यारण्य, पंत नालंदा, पंत अभ्यारण्य नालंदा। पंत अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में। पंत कहाँ? नालंदा में। पंत नालंदा में, पंत नालंदा में है। संजय गांधी पटना में। सुहियान कहाँ है? सुहियान, सुहियान
भोजपुर में, सुहियान भोजपुर में, सुहियान भोजपुर में, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में, एक बार पढ़े थे इसको। बक्सर पक्षी विहार बक्सर में, गोगाबिल कटिहार में, बक्सर पक्षी विहार बक्सर में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, फेमस है, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर। सरियामन पक्षी अभ्यारण्य, हाँ पश्चिमी चंपारण, सरियामन पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार, सरियामन पक्षी विहार, हाँ बेतिया पश्चिमी चंपारण, बेतिया लुल है पश्चिमी चंपारण। देखिए यहां भी लालसर पक्षी आती है, कौन सी पक्षी आती है, लालसर, चकवा, ये कुछ विदेशी पक्षियां हैं जो अपने प्रवास के लिए आती हैं, सरियामन पक्षी विहार में पश्चिमी चंपारण में है। वहीं राजगीर अभ्यारण्य, राजगीर में, राजगीर अभ्यारण्य, हाँ नालंदा राजगीर में, उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, हाँ हरियाबारा हिरण पार्क पश्चिमी चंपारण, हरियाबारा हिरण पार्क, हरियाबारा, हरियाबारा हिरण पार्क, हरियाबारा हिरण पार्क, हाँ अररिया में, हाँ अररिया में है, ये अररिया में है, कहाँ है, अररिया में है। चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं मेरे दोस्त, ये कुछ मोटा मोटा आइडिया हमने आपको करा दिया, बाकी आपके थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों को लिए हमने आपको किताब खरीदवाया है कि एक बार किताब से इन फैक्चुअल चीज़ों को देख लेना है। कुछ आपका फैक्चुअल मेरे पास है, उसको मैं आप लोगों को जैसे होगा दिलवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कोई सा भी बिहार स्पेशल का किताब एक नया एडिशन खरीद लेना है, कोई सा भी किताब खरीद लेना है, ठीक है। बिहार में बात करेंगे संस्कृति पर, बिहार के संस्कृति पर। सुनो, संस्कृति कहते किसको है, कौन बताएगा, संस्कृति है क्या मेरे भाई, आए सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 में भी तो संस्कृति की बातें की गई है ना। तो भारत के प्रत्येक एक व्यक्ति को उनके भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। तो संस्कृति मीन्स होता क्या है, सुनो, संस्कृति समझ लेंगे तो संस्कृति समझना आसान हो जाएगा। क्या, जैसे संस्कृति शब्द को समझिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। हाँ देखिए कितना कितना जो है ये आसान ढूंढ दिया सब कि संस्कृति मतलब आसान। हाँ निश्चित रूप से पीडीएफ आपको भिजवा देंगे आप लोगों को। पिंटू जी वादा रहा आपसे, और हम तो वादा के वफादार इंसान हैं। हाँ मेरे नहीं टूटते हैं, हम वादा जो करते हैं वो निभा देते हैं। कोई बात नहीं, आदमी ऐसा है कि वो आपको खींच के पढ़ा देगा। थोड़ा हटाओ मेरे भाई, संस्कृति कहते किसको है, देखिएगा लोक जीवन में
लोक जीवन मतलब जो आम जीवन है मेरे भाई, इस लोक जीवन में जो संस्कृतियां हैं ना, ये संस्कृतियां क्या है? सबसे पहले वस्त्र विन्यास, सबसे पहले वस्त्र विन्यास, ये भी किसी क्षेत्र के संस्कृति का हिस्सा है, वस्त्र विन्यास। और संस्कृतियों पर ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। संस्कृतियां सीधे सीधे कंट्रोल होती है किससे? ज्योग्राफी से। ये इसलिए भी क्योंकि ज्योग्राफी ही डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र के लोग कौन टाइप के वस्त्र पहन के ज्यादा फिट रहेंगे। आना तो ले जाके पहनाओ हिमालय में, वेस्टर्न कल्चर वाला, लद्दाख में, पता चला कि जमिए जाएगा, सब जम जाएगा कि नहीं। हाँ, आज हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत, खास करके तटीय रीजन्स ज्यादा डेवलप है, वहां वेस्टर्न कल्चर ज्यादा हावी होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? तो वहां का क्लाइमेट कारण है, वहां का भौगोलिक क्षेत्र कारण है, ऐसे थोड़ी चलेगा। और बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर जाता है, आपको पता है कि नहीं। अभी पिछले बार दिल्ली में थे तो मतलब वहां तो हम लोग देखते रहते थे कि वहां दिसंबर में भी और जनवरी में भी कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले ठीक ठाक मिल जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाला मिल जाता है, वो एकदम ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, चिल्ड मांगता है, मतलब सोच करके लगता है कि चल क्या रहा है। तो उसका बॉडी क्या किया? एडजस्ट कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है उसको। वो पता चला कि तमिलनाडु का है तो उसको पूरे साल भर पीने की आदत है। तो वहीं से नहीं संस्कार यहां पहुंच गया ये। हाँ, वो नहीं, वहीं से आया है। आप एक बात बताइए, जब बातें संस्कृति पर हो रही है तो आज लिखाएंगे कुछ नहीं, बात तो करेंगे ही। संस्कृतियां अस्थेटिक नहीं होती है, संस्कृतियां गति की एक स्थिति में रहता है, ये ट्रांसफरेबल फॉर्म में रहता है। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे संस्कृतियां स्प्रेड करती है। ठीक है, अब हमारे यहां के संस्कृतियों का जो वस्त्र विन्यास था, आज वो वस्त्र विन्यास है बिल्कुल बदल गया सर। कैसे बदला? तो हमने देखा, आज भी किताबों में लिखा रहता है जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन मतलब ये टाई शूज बेल्ट लगाया हुआ एक व्यक्ति का फोटो बनाया है, और उसका बच्चों के दिमाग पर असर क्या पड़ रहा है कि सर जेंटलमैन मतलब टाई सूट बेल्ट वाला आदमी। अगर उसके पिताजी या दूसरा टाइप का आदमी धोती कुर्ता पहन के उसको मिलेगा तो उसमें जेंटलमैन की उसको छवि दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो ये संस्कृतियों का ट्रांसफरेबल चल रहा है। हमने यूरोप को देखा कि वो बड़ा डेवलप करते जा रहे हैं सर। मतलब क्या है कि लगता है छोटा छोटा कपड़ा पहन के ही डेवलप कर गया। हाँ, चीजें ये समझने की बातें हैं। तो हमने अपने यहाँ क्या किया कि उन कपड़ों का प्रचलन बढ़ा दिया। अब देखा क्या कि इन कपड़ों से तो ज्यादा लाभ है। किस चीज का लाभ है सर? हाँ नहीं, इन्वेस्टमेंट कम है। अरे जींस में कौन इन्वेस्टमेंट है? पढ़ता ही नहीं है ये। एगो एक दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कैला था कि 37 साल पहले खरीदे थे। कितना साल? 37 साल। पर 37 साल से वो जींस रख ले है अभी। हमने, आपके मन में आंकड़े आ रहे होंगे इसीलिए हमने सबसे हाईएस्ट आंकड़ा बता दिया। सोशल मीडिया पर पढ़े हैं, उसकी हकीकत की जांच मैं नहीं, मैंने प्रूव नहीं करता हूं। सुनो, रुको। संस्कृतियां भौगोलिक क्षेत्रों से केंद्रित होती है। अब भारत की संस्कृतियों को देखो, रुको सर। हमारी संस्कृतियां की भी जो विचारधारा रही हो किस पर आधारित रहा? तो वस्त्र विन्यास पर। हमने यहाँ अपने यहाँ का वस्त्र विन्यास क्या था? तो धोती कुर्ता, ये सब साड़ी, ये सब चीजें महिलाएं पहना करती थी। नेक्स्ट कि हमने पश्चिम को अनुसरण कर लिया, पश्चिम को अनुसरण किया। पश्चिम के अनुसरण का मूल कारण क्या है? थोड़ा इतिहास का रिफरेंस लेके समझिएगा कि जब भी कोई देश किसी को औपनिवेशिक राष्ट्र बनाता है तो वह वहां के आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित तो करता ही है, इसके साथ साथ वहां के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। करता है कि नहीं करता है?
एकदम टू द पॉइंट रहिए। अब मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति लाई, इस मैकाले शिक्षा पद्धति को जो 2 फरवरी 1935 को लागू किया गया, इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का उसने भारत में क्यों लाया? क्यों लाया? यही तो संस्कृति बदलना था भारत का। इसलिए ना मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लेकर के आई कि पहला कि भारत में सस्ता क्लर्क मिल जाएगा, अपना फायदा देखा, और सस्ता चपरासी मिल जाएगा, सस्ता क्लर्क और सस्ता चपरासी मिल जाएगा। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को कम्युनिकेशन बेहतर ना करेंगे जी, इसलिए अंग्रेजी लेकर के आया। और दूसरा कि अपना बाजार बढ़ा लेंगे, अपना बाजार बढ़ा लेंगे, उत्पादन वहां जींस का होगा, ले आके भारत में बेचेंगे, इसलिए लेकर के आया। तो सीधे उसने संस्कृतियों को प्रभावित किया और हमने संस्कृतियों को नहीं पहचाना। यूरोप कंप्लीटली प्लूटो के सिद्धांत से प्रेरित है, पूरा यूरोप। अब भारत है, हाँ, हमारा वो पूरा प्लूटो के सिद्धांत से प्रेरित है। और हम लोग तो बहुत सारे संत ऋषि मुनियों, इस्लाम धर्म के लोग भी अपने धर्म गुरुओं से प्रेरित है। तो उसका प्लूटो ने क्या कहा कि देखो ये दुनिया आनंद है। प्लूटो का एक लाइन है कि दुनिया आनंद है, और हमारे यहां क्या कहते हैं सर कि दुख है। वो क्या कहा? आनंद है। और हमारे यहाँ के प्रणेताओं ने क्या कहा कि जीवन है तो दुख है, जीवन ही संघर्ष है। तो हम लोग दुख में भी जीवन ढूंढते हैं और वो जीवन में सुख ढूंढता है। हमको लानत तो उस समय आई कि हमारे यहाँ की माताएं सैल्यूट हो, ऐसी मां पूरी दुनिया में नहीं बनी है जैसी मां भारत में बनी है। किसी धर्म की भी मां हो, सैल्यूट हो उनको। वर्षों वर्षों तक अपना नींद खो देती है एक बच्चा को पालने में। रात में भी सुसु कर देता है, बिठाउन भी एकदम ठीक है, उसी पर सो जाती है, सो जाती है। सैल्यूट हो उन लोगों को। लेकिन यूरोप में पिछले बार साल एक खबर पढ़ रहे थे कुछ साल पहले कि एक कपल्स गया था हॉल में फिल्म देखने, कोई बहुत बढ़िया फिल्म चल रहा था। अब बचवा उसमें चाय ऐसे किया, चाय चाय करने लगा। अब उस सबका फिल्म में गड़बड़ होने लगा। अब हस्बैंड उठाया उसका, उठा पटक दिया वहीं पर, खत्म। ये प्लूटो है। प्लूटो ने संस्कार सिखाया ही नहीं। उसने क्या कहा? आनंद है, आनंद के सामने सब समाप्त है। सब समाप्त है कि नहीं है? ये संस्कृति में समझो कि हम लोग कितने धनी हैं अपने संस्कृति का। वहां अपने यहां क्या है? आज बड़ी दुख की बात है कि हर एक व्यक्ति के संपर्क में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर है जो या तो तलाक ले लिया है, दे दिया है, या फिर लाइन में खड़ा है। पहले सुना नहीं जाता था ऐसा, लेकिन आज आप निश्चित रूप से जानते होंगे। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो नहीं जानता हो कि तलाक किसी का नहीं हुआ हो आपके संपर्क में? कोई है ऐसा? नहीं है। कारण क्या है सर? वेस्टर्न कल्चर ही नहीं, हम लोग यही तो है कि बस अब आनंद ढूंढ रहे हैं। प्लूटो के रास्तों पर चल दिए। पहले तलाकें क्यों नहीं होती थी? कि संस्कार था, संस्कार था। देखो, सब धर्म की अपनी अपनी महत्ता है। यहां पर इस्लाम धर्म भी बहुत प्रखर है। इस्लाम धर्म में भी जो निकाह है वह एग्रीमेंट है, वो भी एग्रीमेंट है, लेकिन वहां महिलाओं को स्वायत्तता ज्यादा है। महिलाओं को शौहर चुनने की आजादी है। बिना उनकी अनुमति का निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस मामले में वो आगे है, उस मामले में आगे है। ए सुनो, फिर क्या लेने लगा? तुम ही आनंद लेने लगा। अरे पढ़ो ना, सुनो धैर्य से। इस मामले में वो आगे हैं, प्रखर हैं। तो अब तो वहां जहां, एक बात बताओ, तलाक ज्यादा कहां बढ़ेगा? जहां ऑप्शन ज्यादा मिलेगा। जहां ऑप्शन, बात सही है कि नहीं है? तो आपने पहले ही चुनने का ऑप्शन ले लिया, तो जब तुम खुद से चुन करके आए हो तो डाइवर्स के लिए भी तैयार हो। उसके तुलना में हिंदू धर्म में कम क्यों होता है? यहां ऑप्शन थोड़ा कम है, क्योंकि यहां बांध दिए जाते हैं।
नियम कानून हटाओ कि एक बार बनाए कुछ तो जीवन भर माथा पीट रहा है कि कहां से कहां बनाए, है कि नहीं है। सच में लगता है कि छह में और गुजारना पड़ेगा क्या। तो ये सब भी ऑप्शन ढूंढते हैं कि कैसे चले, तो इनकी भी ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। तो यूरोप और भारत के संस्कारों में ये मूल अंतर है। इसमें देखना होता है आपको धर्म को, पूरे धर्म को देखना है। 1835, जी हाँ, हम क्या लिख देते हैं 1935, लेकिन 1835 बोले होंगे, बोले जरूर होंगे, बोलते रहते हैं 1835। सुनिए यहाँ, ये धर्म के बारे में जो है ये संस्कृति में पढ़ना है। अगर धर्म नहीं पढ़े तो संस्कृति कैसे पढ़े। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन क्या हम यूरोप की तरह धर्मनिरपेक्ष हैं? एकदम नहीं। वहां धर्म और राष्ट्र की बहुत दूरियां हैं, धर्म और राज्य में दूरियां हैं। लेकिन हमारे यहाँ धर्म और राज्य में दूरी नहीं है, बल्कि राज्य अवसर देता है धर्म को बढ़ने का, प्रखर होने का और उसको अपने अस्तित्व में रहने का। ये अंतर है। इसके बाद क्या पढ़ना है? तो नृत्य और संगीत को पढ़ना है। अगर नृत्य संगीत नहीं पढ़े तो संस्कृति में कुछ नहीं पढ़े। अब ना आ गया है पॉप डांस, और कौन कौन डांस, क्लासिकल डांस, हाँ हाँ, ये सब क्या है, हाँ हिप हॉप, ये सब वेस्टर्न डांस है। हमारे यहाँ के जो डांस है वो कौन सा, जब पढ़ाएंगे तब ना पढ़ाएंगे जी। हाँ, हमारे यहाँ के डांस है, ये देखा बिहार में कथक का कथकली होता है जी, हमारे यहाँ होता है डोमकच, हमारे यहाँ होता है लौंडा नाच, हमारे यहाँ होता है जाट जाटिन, हमारे यहाँ होता है बिहुला बिसहरी, ये सब ना हमारा डांस है। और देखो बीपीएससी स्पेशल फोकस किया है इन विषयों पर कि कम से कम पढ़े लिखे लोग अपने संस्कृतियों को जान करके रखे। सामा चकवा, ये तो संगीत है, नृत्य होता है, संगीत होता है सामा चकवा में, फेस्टिवल में भी आता है। ठीक है, इसके बाद त्योहारों को पढ़ना है कि हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार ज्यादा फेमस है और प्रचलित है बिहार के संदर्भ में। तो इतनी चीजों को आपको पढ़ना है, इतनी, हाँ कला को पढ़ना है, और इसी में कला को भी पढ़ना है, संस्कृति और कला में। तो कला में चित्रकारी भी पढ़ लो, चित्रकारी पढ़ना होता है कि हमारे यहाँ चित्रकारी के कौन कौन से रूप है, कौन कौन सा स्वरूप है। ये चीजें आपको संस्कृति के संदर्भ में सीखना है। भारतीय संविधान में इसकी चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 29 में किया गया है, अनुच्छेद 29 में किया गया है। भाषा भी है, निश्चित रूप से भाषा को भी पढ़ना है। देखो, पता है आपको भारत में कितनी, जब भाषा शब्द आपने बोला तो सुनो, भारत में कितनी बोलियां बोली जाती है? कितनी बोलियां बोली जाती है? 19,600 बोलियां बोली जाती है। जी हाँ, 19,600 बोलियां बोली जाती है। अब ध्यान देना, भाषा वही क्लासिकल बना जिसको कोई ना कोई लिपि मिल गया। याद रखिएगा कि प्रत्येक लिपि का कोई ना कोई भाषा होता है, लेकिन प्रत्येक भाषा का लिपि हो यह जरूरी नहीं है। बहुत सी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां नहीं है, अभी भी लिपियां नहीं है, लिपि है उसकी नहीं है। तो प्रत्येक भाषा का लिपि होता है, लेकिन प्रत्येक लिपि का भाषा होता है, लेकिन प्रत्येक भाषा का लिपि हो यह जरूरी नहीं है। और यही कारण है, इतने डाइवर्सिटी का ही कारण है कि जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे ना, तो उन लोगों ने भारत की ओर अपना खिड़की खोल खोल के झांक रहा था कि देखते हैं कि तुम भारत बना कैसे पाते हो। यहाँ डेगे डेगे भाषा बदले, एक लोग कहावत कहते हैं गांव में, डेगे डेगे बोली बदले, मैंने कुछ ऐसी बातें करते हैं, मुझे पता नहीं है, भोजपुरी में बोलते हैं ऐसा। ठीक है, हाँ बोलिए, हर डेग पर भाषा बदले, और हाँ इनको भी याद नहीं है। हाँ हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं याद है तो आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये भाषा की स्थिति है कि कैसे भाषा बनाओगे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है ना कि हमने अनेकता में एकता को सजाया है। 19,600 का एक देश बनाए हैं। अगर बिहार में देखो तो यहाँ कितनी भाषा है? भोजपुरी,
अब आप लोग घर से एक बार पढ़ के आना। जैसे भोजपुरी का उदय कहां से हुआ? भोजपुर से। भोजपुरी का उदय। अब बिहार का एकदम पश्चिम वाला सब जिला को पकड़ लेना है। किधर वाला को? पश्चिम वाला को जिला पकड़ लेना है। जिधर जिधर पश्चिम चलेगा उधर उधर भोजपुरी है। हाँ हाँ, अभी तक रहा है काराकाट में धूम मचल है भोजपुरी का। अब कौन है कहां मुझे मालूम नहीं है। पश्चिम वाला पकड़ लेना है, अब भोजपुरी मिल जाएगा। मिलेगा? चलिए सुनो, एक काम करो, अब उत्तर बिहार में चलो। उत्तर बिहार में चलो, जैसे भोजपुरी को आप छोड़िए तो थोड़ा सा वहां पर अर्ध मगधी का एक स्वरूप मिलता है, और उसके बाद शुरू हो जाता है मैथिली। मैथिली, अब मैथिली का एक बड़ा रीजन है। मैथिली के बाद फिर इधर आएंगे आप तो मगधी भाषा मिलेगा। पूरा मगधी भाषा मुंगेर में, कटिहार में, ये सब मगधी भाषा का खूब स्टेटस है। पटना वाले में यही तो मगधी भाषा की स्थिति है ना, तो यहां मगधी का विस्तार है। तो भाषा पर भी एक लेकर के रखना है। हमारे यहाँ की अब राजकीय भाषा इतना पढ़ा के हम नहीं निकलेंगे कि भारत में राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार में, सॉरी, बिहार में दूसरा ये है। ठीक है, तो इस पर भी आपको कर लेना है। तो अब बताओ, और कुछ पूछना हो इसके बारे में तो पूछ लो। आज कल से लिखाएंगे इसको, अब पढ़ाएंगे भी। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, आज हम नहीं पूछेंगे, कुछ भाग जाता है पूछने के डर से। अब आप लोग जैसे योद्धा सब नहीं है ना। हाँ, तो 12:30 1 बजे पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, यूट्यूब पर पढ़िए ना, उसमें पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसा है। आए? कौन सी में है तो पढ़िएगा नहीं जे। आए? एक दिन में एगो खत्म हो जाता है उस पर। भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश, भ्रंश एस्कार्प। हाँ, वो कैसे बनता है? तो क्या क्या है? हाँ हाँ, ये भ्रंश जो है विवर्तनिक क्रिया का ही परिणाम है। क्योंकि ये फॉल्ट जो होगा ना, जैसे यहाँ ये चीज दिया है और ये धस जाएगा, धस के बैठ गया, तो अगर धस जा रहा है तो ये जो बचा हुआ क्षेत्र है इसी को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं या भ्रंश बोलते हैं। इसी को भ्रंश भी बोला जाता है। और जो धस गया वो भ्रंश घाटियां बोली जाती है, फॉल्ट बोला जाता है, या फॉल्ट गल्फ बोला, भ्रंश घाटियां बोली जाती है। ठीक है, तो ये सतपुरा के बारे में दिया होगा कि सतपुरा है भ्रंश पर्वत, या ब्लैक पर्वत के बारे में दिया होगा, जो जर्मनी में ब्लैक पर्वत है उसके बारे में दिया होगा। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, अपर्दन नहीं ना चेक कराया है आपको? विवर्त अपर्दनात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये विवर्तनिक फॉल्ट है, टेक्टोनिक फॉल्ट है वो। और बताइए, किसी को पूछना है? और कुछ पूछना है किसी को? कुछ नहीं पूछना है? हम हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आए हैं जी क्लास में। मेरा 3 क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है आपके साथ, उस पर डंका बजा देंगे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बिहार। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और बिहार। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और बिहार मेरा क्षेत्र है, और ये तीनों के तीनों टेक्निकल क्षेत्र है। जी हाँ, बोलिए। पक्का इसी में पढ़ा देंगे, इस कल्चर में ही पढ़ा देंगे, ज्यादा नहीं चलना है। हाँ हाँ, निश्चित रूप से ये कल्चर में ही पढ़ा देंगे। देखो, जनजातियों के क्षेत्र में जितनी बातों को पढ़नी है कल्चर में ही पढ़ देनी है। आ? सुनो, बिहार में आए, जो जनजातीय क्षेत्रों में भी जितने भी उनके फेस्टिवल है सबको कल से पढ़ेंगे।
और मूल चीजों को पढ़ना है कि हमारे यहां चित्रकारी क्या है। तो 4 चित्रकारी से क्वेश्चन पूछा है। कौन कौन? मधुबनी से पूछा है, मंजूषा चित्रकारी से पूछा है। मंजूषा चित्रकारी पता है कहां? भागलपुर में। मंजूषा भागलपुर में है। अच्छा बता, समझा देते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट का खेले सब। सुनो, मंजूषा भागलपुर का है, उसमें कथानक होता है। वहीं बिहुला बिसहरी और बला लखंदर वाला, बड़ा लखंदर एक कथानक है। उलूपी झा उसकी सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं उलूपी झा। मैडम उलूपी झा ने इसको राष्ट्रीय स्वरूप दिया है भागलपुर चित्रकारी को। पटना चित्रकारी कि जैसे ही दिल्ली में देखोगे कि मुगलों का विघटन होना शुरू होगा, औरंगजेब आ जाएगा जब मुगल शासन बन करके, तो औरंगजेब आया तो वो तो कट्टर इस्लामिक प्रवृत्तियों का आदमी था, कुरान और हदीस से चलने वाला था। वो आया तो देखा रे मुगलों के दरबार में क्या चल रहा है भाई, तो चित्रकारी इस्लाम में अवैध है, चित्रकारी इस्लाम में नहीं चलेगा। अब मुगलों का चित्रकारी ड्रीम था। हालांकि कुछ चीजें हम लोग बोलने से बचते हैं, लेकिन ये सही है कि जो मुगल थे ना, वे मध्य एशिया के मुस्लिमों से बिल्कुल अलग थे और उनकी प्रवृत्ति हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिमों में है। तो आज भी अभी पाकिस्तान के मुस्लिम जो सोचते हैं, अफगानिस्तान के मुस्लिम की जो सोच है, या मध्य एशिया के लोगों की सोच है, भारत के मुस्लिमों को उनके अलग सोच है। दोनों एक साथ फिट नहीं बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, अच्छा सोचते हैं जी। मुगल कभी मक्का नहीं गए, वो सजा के तौर पर मक्का भेजा करते थे। ये पढ़ लीजिए, कभी मक्का नहीं गए। तो जैसे औरंगजेब आया, उसने मूर्तिकारों की छुट्टी कर दिया, संगीतकारों की छुट्टी कर दिया, चित्रकारों की छुट्टी कर दिया, तो सबके पेट हैं कि नहीं है? वो लोग अब दिल्ली छोड़ दिए तो कहां जाएंगे? रीजनल क्षेत्रों में जाएंगे, क्षेत्रीय क्षेत्रों में जाएंगे, और क्षेत्रीय क्षेत्रों में जाकर के चित्रकारी करना शुरू किए। इसी के क्रम में शुरू हुआ है पटना चित्रकला का, जिसको हम लोग पटचित्र पर भी इसका निर्माण किया गया। बहुत अच्छी चित्रकारी है, उम्मीद करेंगे कि सब लोग इसको एक बार देखेंगे। और सबसे बेहतर और VVI कौन रहेगा? मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला। तो आपसे मधुबनी चित्रकला पर भी कल से बातें होंगी। एक क्वेश्चन कम से कम, नहीं तो 2 क्वेश्चन होगा। कम से कम 1 होगा और नहीं तो 2 होगा। ये लकीर है ब्रह्मा की कि कट नहीं सकता है। PRT देखो तो भी 2 मिलेगा, TGT PGT भी कहीं भी चले जाइए 2 क्वेश्चन। और आपके परीक्षा में 1 क्वेश्चन का कितना महत्व है, ये आप लोग अब समझ चुके होंगे। 1 क्वेश्चन का कितना महत्व है। 10,000 खड़े रह रहे हैं एक क्वेश्चन को लेकर के। जैसे एक क्वेश्चन स्विच मारता है, 8 से 10,000 अप मारते हैं, एक नहीं चलता है। ठीक है, चलिए।